बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपसे बताया था कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हुई वो इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर था। ख़ास तौर पे कश्मीर के ऊपर बात हुई, भारत के मामले के ऊपर बात हुई, इसराइल पे बात हुई, अफ़गानिस्तान और तालिबान के इशू पे बात हुई, अमेरिका और सऊदी अरब के इशू पे बात हुई, तुर्की के इशू पे बात हुई और दीगर जो रीजन में ममालिक हैं उस हवाले से, यूएई का जो फ़ैसला उस हवाले से, और इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन हुई मेरी खान साहब से। और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था अल जज़ीरा पे। उस इंटरव्यू को सामने रखें या इस मुलाकात में जो मेरी उनसे बातचीत हुई, इन चीज़ों को आप सामने रखें और कुछ उसके ऊपर एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने कही मुझे और कुछ का इशारा मुझे उनसे मिल गया और कुछ जो है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसके मुताबिक जो सवालात मैंने उनके सामने रखे वो मैं एक पूरी पिक्चर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले ले लें भारत वाले मामले को। भारत वाले मामले पे खान साहब यूएन में खिताब ज़रूर करेंगे और उसके लिए जो फ़ैसला है वो वजारत ख़ारजा में हो रहा है। फ़ॉरेन ऑफिस डिसाइड कर रहा है कोविड-19 की वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बाहर जाएंगे या यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से यूनाइटेड नेशन से ख़िताब करेंगे। तो ज़्यादा इम्कानात ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में किस तरह की होनी चाहिए और वो किस तरीके से होगी उसके ऊपर बातचीत हो रही है अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी तो। और उस पर एक सजेशन ये है कि जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर जो मज़ालिम किए जाते हैं, अगर ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ वर्जी ना हो तो उनके जो बैकग्राउंड है इमरान ख़ान साहब का, उस पर ये जो कश्मीरियों की तस्वीर और जो उनके ऊपर मज़ालिम होते हैं वो साथ लगाई जाएँ ताकि यूनाइटेड नेशन के तमाम ममालिक इस चीज़ को देखें। और ये एक सरप्राइज़ हो सकता है, एक ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है दुनिया के सामने मामला लाने के लिए, एक ज़बरदस्त तरीक़ाकार हो सकता है। तो इस पर ये देखना होगा कि रूल्स क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के। दूसरा जो है वो ख़िताब खान साहब हर हाल में करेंगे और ये पिछले साल का जो ख़िताब है जिसकी तकलीफ़ भारत को अब तक हो रही है, ये उससे ज़्यादा भारत के लिए ख़तरनाक होगा। पिछले साल खान साहब ने बड़ी कामयाबी से भारत को नाज़ियों के साथ जोड़ा था, क्योंकि अगर यहूदियों का या इसराइलियों का नाम लें तो एकदम सारी दुनिया और दुनिया भर के अखबारात और मीडिया जो है वो बैकफुट पे चला जाता है। यहूदी फंडिंग करते हैं। तो खान साहब ने बड़ी कामयाबी से इनको नाज़ियों के साथ और हिटलर के साथ इनकी पॉलिसी को जोड़ा और आरएसएस की आइडियोलॉजी को साबित किया कि आपने गौर करें, देखें तो आप इंटरनेट पर जाके देख लें कि नाज़ी जो है वो ऐसे सलूट करते थे, तो ये आरएसएस वाले भी जो हैं वो ऐसे ही सलूट करते हैं। इनका भी वो स्टाइल है और बहुत सारी चीज़ें इनकी मिलती हैं। वो भी ये सोचते थे कि हमारे अलावा कोई बेहतर नहीं है, सबसे बेहतर लोग दुनिया में हम हैं। आरएसएस वाले भी यही सोचते हैं दुनिया में सबसे बेहतर हम हैं। वो ये सोचते थे सारे हुकूक और हमारी जो रिलीजन है वो सबसे आगे है। आरएसएस वाले भी यही सोचते हैं। वो ये सोचते थे कि यहाँ जो पूरा खित्ता है इस पर कंट्रोल सिर्फ हमारा और हमारी तरह के लोगों का होना चाहिए। आरएसएस वाले भी यही सोचते हैं। वो भी आसपास के मुल्कों को दबा के और उनके ऊपर रूल करना चाहते थे। आरएसएस का नुक्ता नज़र भी यही है और आरएसएस के लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। तो खान साहब ने कहा कि मैं इस मरतबा ज़्यादा शिद्दत के साथ आऊँगा और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ूंगा। और जिस तरह की कवरेजेस हुई और जिस तरह दुनिया ने फोकस किया, अगर दुनिया फोकस ना कर पाती इस इशू पे तो इन्होंने इस किस्म के हालात पैदा कर देने थे कश्मीरियों के लिए कि कश्मीरियों की कमर तोड़ देते। लेकिन क्योंकि दुनिया का फोकस है लिहाजा भारत वो नहीं कर पाया जो उसका प्लान था। बहरहाल ये ज़रूर है कि ये जो यूएन के अंदर खान साहब का ख़िताब होगा ये एक दफ़ा फिर रोल प्ले करेगा कश्मीरियों के इशू को उठाने में और भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाने में। इस पे वो शोर शाट है। दूसरा, खान साहब ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जब मैंने उनसे बात की तो मैंने महसूस किया कि दबाव तो वाकई है और पाकिस्तान की तारीख़ में शायद कभी इतना दबाव नहीं था इसराइल को तस्लीम करने का जितना दबाव इस वक्त है, क्योंकि इससे पहले कभी इसराइल इतना तगड़ा था नहीं, इतना मजबूत था नहीं। कुछ डाटा जो खान साहब के पास भी था, उन्होंने बताया कि पानी की रिसाइकलिंग में और वैसे रिसाइकलिंग करने में और फसलें लगाने में, यानी क्रॉप्स के अंदर, प्लांटेशन के अंदर, सब्जियों के अंदर, फलों के, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में ये इसराइली और इनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है।
दुनिया भर से ये अच्छी टेक्नोलॉजी परचेज़ कर लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, उन पर तजर्बात करते रहते हैं। तो ये बहुत आगे जा चुके हैं। तो इनके साथ जो ममालिक ताल्लुकात बनाते हैं उनको ये फ़ायदा देते हैं। दूसरा, पाकिस्तान को जो है वो कुछ लालचें मौजूद हैं ऐसी जो पाकिस्तान को ऑफ़र की जा रही हैं वक्तन फ़वक्तन इसराइल को तस्लीम करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो IMF है उसकी शराइत नरम हो जाएंगी अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। फैटफ में आप वाइट लिस्ट में आ जाएंगे ग्रे से निकल के अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बड़ी मेहनत के बाद करनी पड़ती हैं, वो बड़े आराम से हो जाएंगी अगर आप इसराइल को तस्लीम कर देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो टीपू सुल्तान वाला जो रवैया था उनका वो अपना लिया कि शेर के एक दिन की ज़िंदगी जो है वो गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। वो किसी भी फ़ायदे के लिए इसराइल के मामले पे यू टर्न लेने को तैयार नहीं है इमरान खान साहब। अब मैंने उनसे ये कहा कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है वही स्टेटमेंट उन्होंने मेरे सामने दिया दोबारा। उन्होंने कहा जी मैंने खाली ये नहीं है कि ये पॉलिटिक्स का मामला है, ये दुनिया का मामला है या पाकिस्तान और इसराइल का मामला है, लोग क्या सोचेंगे। मामला ये है कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैंने अल्लाह को भी तो जवाब देना है। खान साहब ने मुझे जब ये कहा तो फिर मैंने उनके सामने एक सिनेरियो रखा। मैंने उनको बताया कि जनाब आपको पता है ये जो जुमला आज से पहले जिसने कहा उनके साथ क्या हुआ। सद्दाम हुसैन की ये पॉलिसी थी, कर्नल कज़ाफ़ी की ये पॉलिसी थी, शाह फैसल की ये पॉलिसी थी, उर्दगान की भी यही पॉलिसी है। ये खान साहब ने मुझे याद दिलाया कि उर्दगान भी, मैंने कहा जी बिल्कुल उनकी भी यही पॉलिसी है और उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला ऑलरेडी 2016 में हो चुका है, लेकिन वो उसमें बच गए हैं और अभी भी वो बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। तो ये कह देना इसराइल का के बारे में कि जी मुझे इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगे या मेरे लोग नहीं मानते तो मैं नहीं करूँगा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, तो फिर इसराइलियों को, यहूदियों को ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये बंदा कभी भी हमें तस्लीम नहीं करेगा। ये एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तो जब मैंने खान साहब को ये बात की कि ये नेक्स्ट लेवल पे चला गया तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि ये कौन सा लेवल है। और वो मुस्कुराना शुरू हो गए कि मेरे लिए ये अहम नहीं है कि वो क्या सोचते हैं या मेरी जान के पीछे पड़ते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए अहम ये है कि वो कर क्या रहे हैं और मुझे क्या करना है। तो मुझे उसको तस्लीम नहीं करना, ये खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, क्योंकि इसमें मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है कि ये मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं और मैं इनको तस्लीम करूं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके ऊपर दबाव है इस हवाले से, तो उन्होंने उसका जवाब हाँ में दिया कि दबाव तो मौजूद है। और जब मैंने उनसे ये कहा कि क्या अपने भी दबाव डाल रहे हैं, अपनों से मुराद मेरे ये था कि मुसलमानों के हवाले से, तो उन्होंने मुझे ना नहीं बोला, क्योंकि इससे पहले जो दबाव आता था वो अमेरिका की तरफ से आता था, मगरिब की तरफ से आता था। लेकिन जब मैंने अपनों का जिक्र किया तो खान साहब ने मुझे ना नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा लेकिन ना भी नहीं कहा। और ये चीज़ फिर ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं इसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन खान साहब को जिन लोगों से ख़तरा है उनमें कुछ अपने भी हैं और बहुत सारे पराए भी हैं। और ये उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि मेरे अपने फ़ैसलों की वजह से और मेरे इस रद्द अमल की वजह से दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे लिए ख़तरा बने हुए हैं। और ये ख़तरात तो मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये बात मुस्कुराते हुए कही, यानी वो इससे घबराए हुए या परेशान नहीं थे, लेकिन उनको इसका अंदाज़ा था कि क्या हो सकता है और किस लेवल पे जाके उनको टारगेट करने की खुदा खास्ता कोशिश की जा सकती है। तो खान साहब ने मुझे ये मामला भी बताया। अफ़गानिस्तान के हवाले से खान साहब बड़े पुरुमीद थे। उन्होंने कहा जी हमारा किरदार वहाँ पे बढ़ेगा आने वाले वक्त में, वहाँ पॉलिटिकल डायलॉग्स हो रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है। और आने वाले वक्त में जो वहाँ पे नए लोग आएंगे, जो मिलजुल के हुकूमत बनेगी, तो उसमें पाकिस्तान का क्योंकि बड़ा पॉजिटिव रोल है, तो पाकिस्तान जो है वो उसका बेनिफिशरी एक तरह से होगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेड होनी है फ्यूचर में। अफ़गानिस्तान ने इधर ट्रेड करनी है, पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया की तरफ करनी है, चीन ने भी इन रस्तों को इस्तेमाल करना है और दीगर ममालिक भी यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की ज़रूरत होगी और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। तो ये बड़ा पॉजिटिव है। खान साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान में हमें कामयाबियाँ मिलने जा रही हैं, हम अफ़गानिस्तान में आगे बढ़ रहे हैं। चीन और तुर्की के हवाले से मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी इनके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं और बेहतरीन ताल्लुकात रहेंगे। सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने मुझे वही बात बताई जो उन्होंने अल जज़ीरा पे बताई थी कि हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात तो हैं, लेकिन मैंने ये फ़ील किया कि वो हमने अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए सऊदी अरब के साथ, और अल्लाह करे कि ये ताल्लुकात आगे बढ़ें। मेरी ये दुआ है, क्योंकि वो भी मुसलमान मुल्क है,
मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये मुझे कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम चाहते हैं कि ये अच्छे ताल्लुकात हमारे उनके साथ कायम रहे और ये एक लंबा रिलेशन हमारा उनके साथ चले। फिर मैंने उनसे एक और चीज़ पूछी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने खान साहब से पूछा कि रेफरेंडम जैसी कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रही, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल अभी नहीं चल रही। लेकिन एक चीज़ है जो उनके दिमाग में चल रही है। जब रेफरेंडम वाला सवाल मैंने किया तो एहतसाब के मामले पे इमरान खान साहब के पास पूरा एक मंसूबा है, पूरा एक मंसूबा है जिसको वो अमली जामा पहनाएंगे उस वक्त जब पाकिस्तान में मईशत कुछ संभल जाएगी और हुकूमत जो बुनियादी मामलात और मसाइल हैं उनसे जैसे ही बाहर निकलेगी तो खान साहब वापस अपने एहतसाब के नैरेटिव को तगड़ा करेंगे। उसके लिए उनके पास एक पूरा मंसूबा है, वो अभी आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं हैं इस मामले को। कुछ मजबूरियों की वजह से कोई बाहर चला गया, कोई इधर हो गया, कोई जेल से निकल गया, कोई ज़मानत हो गई, बहुत सारे मामलात हैं जिस वजह से खान साहब को वो कामयाबी नहीं हुई है एहतसाब में जो होनी चाहिए थी। वो इसको एडमिट भी करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने एक्सपोज सारों को कर दिया, ये एक्सपोज हो गए हैं, सज़ाएँ, वो एक अलग पूरा सिस्टम का मामला है। लेकिन उनके पास एक मंसूबा तो है कि आज से चंद महीने के बाद, मेरी जो असेसमेंट है उनसे बात करने के बाद, गालिबन 2021 के शुरू में या 2020 के आखिर में, ज़्यादा चांसेस है कि 21 के शुरू में, आज से 4-6-8 माह के बाद इमरान खान साहब एहतसाब के एक ज़बरदस्त बयानिए के साथ, जो उनका अपना बयानिया है, एक नया मंसूबा लेकर आएंगे और वो कौम के सामने रखेंगे और उस वक्त जो है वो उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। उनके पास एक मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव और तगड़ा प्लान है इस मामले में। अब इसके आगे मैं आपको नहीं बता रहा, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जब वो वक्त आएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह बिफोर टाइम वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा, जनरल आसिम बाजवा के हवाले से मैंने पूछा था खान साहब से कि खान साहब ये आपने फ़ैसला आप क्या करेंगे। वो मेरी मुलाकात तक खान साहब ने अनाउंस नहीं किया था कि मैं उनका इस्तीफ़ा कबूल करूँगा या नहीं करूँगा। तो खान साहब ने बड़ा क्लियरली मुझे उसी वक्त कह दिया था मैं कबूल नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे कहा जी आपको फिर ये कहेंगे कि आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अपोजिशन कहेगी कि आप लोग मिले हुए हैं, खुद ही उनको कहा इस्तीफ़ा दें और ख़ुद ही कबूल नहीं किया, स्टेटस तो वही रहा। तो उन्होंने कहा मुझे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बंदा ईमानदार है या बेईमान है। मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये जो बंदे ने सबूत दिए हैं या जो ट्रेल दी है उससे मैं मुतमईन होता हूँ या नहीं होता। अगर तो मैं होता हूँ मुतमईन तो मैं क्यों कबूल करूँ इस्तीफ़ा, और मैं एक आदमी को ऐसी किसी चीज़ की क्यों सज़ा दूँ जो मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि वो उसको नहीं मिलनी चाहिए। तो वो ओहदा नहीं छोड़ेंगे और मैं उनको कहूँगा कि वो काम करें। और खान साहब ने बाद में कहा भी, मैंने उनसे कहा कि जी अपोजिशन कहते हैं, फिर अपोजिशन जिस मर्ज़ी फोरम पे जाए, जहाँ मर्ज़ी जाए, जो मर्ज़ी करे, वो अपोजिशन का काम है, वो जो मर्ज़ी करे। लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं उनको मजबूर करूँगा कि वो इस्तीफ़ा ना दें और इस्तीफ़ा कबूल नहीं करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो अपना काम जारी रखें। तो ये इमरान खान साहब ने कहा था मुझे और वही हुआ है। जनरल आसिम बाजवा और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है और जो एक वर्किंग रिलेशन है वो उसको लंबा करना चाहते हैं, अभी मज़ीद चलाना चाहते हैं और किसी दबाव में नहीं आना चाह रहे। और वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि अगर बाजवा साहब को हटाया तो उसके असरात जो हैं वो दूर तक जाएंगे। और दूसरा CPAC के हवाले से जो बाजवा साहब की इस वक्त पोजीशन है या जितना वो इन मामलात के अंदर चले गए हैं, इस वक्त कोई रिस्क ऐसा लिया नहीं जा सकता। मैंने पहले भी आपको कहा था कि चीन की एक वो कंफर्टेबल होता है जब किसी एक ग्रुप के साथ या एक पार्टी के साथ या किसी एक पर्सनैलिटी के साथ, तो दोबारा उसको दूसरों के साथ कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। जैसे PTI की गवर्नमेंट आई तो पहले 6-8 माह में आपको लगा कि CPAC शायद ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद फिर चीन के साथ एक वर्किंग रिलेशन बना और काम चल पड़ा। इसी तरह अगर आप इनको चेंज करेंगे, एक और बंदा लेकर आएंगे, फिर टाइम लगेगा, तो वो ऐसा चाहते नहीं हैं, इसको तेज़ चलाना चाहते हैं। तो ये बड़ा क्लियर है। मैंने चीज़ें जो मैंने महसूस की मैंने आपको बताई कि इंटरनेशनल मामलात में, नेशनल मामलात में खान साहब का मौक़िफ़ क्या था और वो क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो ये सब कुछ आपके सामने है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।